जी हजरात, वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ ACCA ऑडिट एंड एश्योरेंस। लेक्चर नंबर 5 में हमने बात खत्म की थी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जहां मैंने उसकी बेसिक बताई थी। और आज लेक्चर नंबर 6 में हम वहीं से बात का आगाज कर रहे हैं। पूरी क्लास रिपीट करो। इंटरनल कंट्रोल क्लाइंट पर, ऑडिट लाइन पर, इंटरनल कंट्रोल्स, वेरी फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट के डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, ट्रेजरी के डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, HR के डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, कंपनी के एडमिन डिपार्टमेंट अलग कंट्रोल्स हैं, कंपनी के प्रोक्योरमेंट बोले तो परचेस के अलग कंट्रोल्स हैं। सर ये इंटरनल कंट्रोल्स कौन बनाता है? सर ये इंटरनल कंट्रोल्स जो है मैनेजमेंट बनवाती है। ये कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स कौन बनाता है? अभी हमने IF फंक्शन नहीं पढ़ा, आगे जाकर पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो वहां मजीद बात को एलैबोरेट करूंगा। जब तक कि हम वो कवर नहीं कर लेते, हम ये समझते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स के बनाने की और इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी? कहो मैनेजमेंट। ठीक है जी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हो गई। अब सीमेंस के कंट्रोल्स डिफरेंट हैं, यूनिलीवर्स के डिफरेंट हैं, जॉनसन एंड जॉनसन के डिफरेंट हैं, प्रोक्टर एंड गैम्बल के डिफरेंट है। इसका मतलब है हर कंपनी के इंटरनल कंट्रोल वेरी कर सकते हैं, हर कंपनी के कंट्रोल डिफरेंट हो सकते हैं, और हर कंपनी के कंट्रोल्स कुछ हद तक सेम हो सकते हैं। ठीक है जी, हमारे सिलेबस के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच है। क्यों? क्योंकि आगे जाके हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, नाम है उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जब मैं आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़ा रहा हूं, क्या कहा? जब मैं आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़ा रहा हूंगा तो हम ये जितनी बातें इस लेक्चर में आज हम करेंगे अगले 15 मिनटों में, ये सारी बातें दोबारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम रिपीट कर रहे होंगे और हम मजीद बात कर रहे होंगे। ठीक है जी, लेट मी रिवाइज फ्यू एग्जांपल्स। जब माल गोदाम में आता है, क्या कहा? जब माल गोदाम में आता है तो उसकी इंस्पेक्शन होती है। मैं ये पॉइंट रिपीट करता हूं। जब माल गोदाम में आता है, जब माल फैक्ट्री में आता है, when the goods arrive in the factory, उसकी इंस्पेक्शन होती है। ठीक है, ये इंस्पेक्शन का होना इज व्हाट? इट्स अ कंट्रोल। नंबर 2, जब माल फैक्ट्री के गेट से बाहर निकलता है तो एक डॉक्यूमेंट बनता है, नाम है उसका गेट पास, या आप कह लें GDN, गुड्स डिस्पैच नोट। ये GDN का बनना इज व्हाट? इंटरनल कंट्रोल। ठीक है जी, जब कंपनी में सुबह एम्प्लॉइज काम पर आते हैं तो वो अपना कार्ड स्वैप करते हैं। ये सारे मेरे एम्प्लॉइज हैं। जब सुबह आप दफ्तर पहुंची तो आपने अपना जो कार्ड है पर्सनल, जिसको हम बोलते हैं ID कार्ड, वो आपने मशीन पे स्वैप किया। जब आपने मशीन पे स्वैप किया तो मशीन ने नोट कर लिया टाइम इन। जब आप शाम में दफ्तर से जा रही होंगी, आप कार्ड दोबारा स्वैप करोगे, अब आ जाएगा टाइम आउट, टाइम इन, टाइम आउट, टाइम इन, टाइम आउट। इस मशीन के जरिए आपके जो मंथली आवर्स हैं वो जा रहे हैं पेरोल डिपार्टमेंट के अंदर। ये कार्ड का स्वैप करना, इस कार्ड का स्वैप करना, टाइम इन टाइम आउट करना, मंथ एंड के ऊपर आवर्स का कहीं सिस्टम में, किसी सिस्टम में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जमा होना, उसकी बेस पर आपकी पेरोल की जो कैलकुलेशन होगी, ये सब क्या है? देयर ऑल इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है जी, जब कंपनी कैश सेल्स करती है, क्या करती है? अगर कंपनी कैश सेल्स करती है ना, तो आपके पास पूरे दिन में कैश फ्रीक्वेंटली आ रहा होगा, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। अगर आप सपोज करें आप बैठे हुए हैं किसी जनरल स्टोर के ऊपर, या आपका जो आउटलेट है J डॉट है, खाड़ी है, आपके पास कितने सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, कुर्ता कॉर्नर है और पता नहीं क्या क्या, कराची में डिफरेंट नंबर ब्रांड्स हैं। वहां पर दिन में कितनी बार सोचे कैश आ रहा होगा। कंपनी की पॉलिसी है कि यार शाम 6 बजे ना ये कैश बैंक में जमा हो जाएगा, क्योंकि बैंक के टाइमिंग 7 बजे तक के। तो अगर ये पैसा आज बैंक में जमा नहीं हुआ और अगर मैंने ये पैसा कंपनी में कहीं सेफ डिपॉजिट बॉक्स में, किसी गल्ले में, किसी शेल्फ पर रख दिया, तो भी चोरी होने का रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कंपनी की पॉलिसी SOP हमारा क्या भाई, जो कैश आएगा वो टाइमली बेस पे बैंक में जमा। ये पैसा टाइमली बेस पर जो बैंक में जमा हो रहा है, दिस इज ऑल्सो एन इंटरनल कंट्रोल। चेक्स आ रहे हैं, चेक्स जा रहे हैं, चेक्स आ रहे हैं, चेक्स जा रहे हैं। जब चेक्स के आने जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना, तो आपको बैंक रिकंसिलेशन बनाने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। अब आप कभी बैंक रिकॉन बनाते हैं 1 हफ्ते बाद, कभी आप बनाते हैं 10 दिन बाद, कभी आप बनाते हैं 20 दिन बाद, तो भाई फ्रॉडरी का रिस्क बढ़ जाएगा, चोरी होने का रिस्क बढ़ जाएगा। लिहाजा बैंक रिकंसिलेशन का टाइमली बेस पर बनना और उस बैंक रिकॉन पर किसी ऑथोराइज बंदे का दस्तखत करना इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जब हम सेल्स करेंगे, उसके बाद जब हम इनवॉइस बनाएंगे, तो ऑल सेल्स इनवॉइसेस शुड बी सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड। इनवॉइस नंबर 403, 404, 405, 406
ये जो सीक्वेंशियल प्री नंबर्ड, ये जो इनवॉइसेस सीक्वेंशियल प्री नंबर्ड है, ये भी क्या है? इट्स ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल एज पर कंपनी पॉलिसी। जब इनवॉइस बनेगी तो उस पर 3 लोग साइन करेंगे, कभी एक बंदा होता है तो चला देंगे, कभी 2 बंदे का साइन है तो चला देंगे, और कभी तो आपने इनवॉइस बगैर साइन के भेज दी। इसका मतलब है ये इंटरनल कंट्रोल वीक है आपका, ये आप ब्रीच कर रहे हैं आपके प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम तो था, लेकिन वो एक्चुअल में इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो रहा। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल व्हिच विल बी अगेन डिस्कस्ड in detail when we cover the topic of test of control, जो हमारे F8 के पेपर का कंपलसरी सवाल है। लिहाजा जब मैं आज ये एग्जांपल्स कवर करा दूंगा तो अगर आपको याद हो पहली क्लास के अंदर मैंने आपको एक सैंपल पेपर दिया था ऑडिट का, हम वो TOC वाला सवाल एक बार जाके दोबारा पढ़ेंगे ताकि आपको लग पता जाए कि ये जो आज कहानियां कर रहे हैं ये आगे जाके हमसे कैसे दोबारा डिस्कस की जाएंगी और हम इस पे एग्जाम में सवाल अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है जी हजरात, हमने पिछले लेक्चर 5 के अंदर 5 एग्जांपल्स आपको लिखवाई थी। साकिब अगर आप 5 को एक बार दोबारा पढ़ लें, विल मूव फॉरवर्ड। जी एग्जांपल नंबर 1 दोबारा। Goods are inspected on arrival in factory. ठीक है। Purchases are made only by authorized vendor. Sales invoices. इसको करेंगे परचेजेस आर मेड ओनली फ्रॉम ऑथोराइज्ड वेंडर। फ्रॉम है जी, ठीक है जी। ग्रामर का बड़ा ख्याल रखें प्लीज। थर्ड, sales invoices should be sequentially pre-numbered and must be approved by responsible official. ठीक है, आगे जाकर बताऊंगा रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल का है या ऑथोराइज पर्सनल का, एक ही बात है। रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल का है या ऑथोराइज पर्सनल का है, एक ही बात है। आगे चलें। Cash must be timely banked when received. ठीक है। There must be timely reconciliation between physical cash and cash as per general ledger. बिल्कुल ठीक। 5 बातें हो गई, छठी बात लेके शाबाश। हजरात लेक्चर 6 को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 6। देयर मस्ट बी टाइमली रिकंसिलेशन, देयर मस्ट बी टाइमली, देयर मस्ट बी टाइमली रिकंसिलेशन between physical stock and stock as per general ledger. There must be timely reconciliation between physical stock and stock as per general ledger. There must be timely reconciliation between physical stock and stock as per general ledger. There must be timely reconciliation between physical stock and stock as per general ledger. Next, when goods are dispatched from the factory, a document is made by the name of GDN. When goods are dispatched from the factory, a document is made by the name of GDN. जी आखिरी एग्जांपल रिपीट करें। When goods are dispatched from the factory, a document is made by the name of GDN. ठीक है। पॉइंट नंबर 8, When goods are received in the factory, अब माल फैक्ट्री में आ रहा है। पहले माल फैक्ट्री से बाहर जा रहा था, अब माल फैक्ट्री में आ रहा है जनाब। When goods are received in the factory, a document is made by the name of GRN. When goods are received in the factory, when goods are received in the factory, when goods are received in the factory, a document is made by the name of GRN. Next, example number 9. All employees are required to swipe a card. All employees are required to swipe a card. Card swipe करना बोलते हैं ना। All employees are required to swipe a card when entering the office premises. When entering the office premises. When entering the office premises. All employees are required to swipe a card when entering the office premises. कितने पॉइंट हो गए? 10वां लिखें। Payroll sheet is prepared at the end of every month. Payroll sheet is prepared at the end of every month. Payroll sheet is prepared at the end of every month. Payroll sheet is prepared at the end of every month and signed off by a responsible official. And signed off by a responsible official.
एंड साइंड ऑफ बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, एंड साइंड ऑफ बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। ठीक है जी, ये कितनी एग्जाम्पल्स हो गई टोटल? हजरात ये मैंने आपको लिखवाई है इंटरनल कंट्रोल की बहुत ही सिंपल बेसिक क्यूट सी क्या 10 एग्जाम्पल। ठीक है जी, अगर आप गौर से देखेंगे तो हैंडआउट में ऊपर एक जगह दी हुई है डेफिनेशन के लिए इंटरनल कंट्रोल की। अब मैं आपको दुनिया की सबसे छोटी और सबसे क्यूट सी इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। ठीक है जी, अच्छा अगर मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा आपके साथ क्विकली, इंटरनल कंट्रोल एक वर्ड मैंने लिखा। ठीक है, हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, हम जब ये टॉपिक पूरा कवर करेंगे तो हम इसमें कितनी बातें, ये हम क्या क्या एरियाज कवर करेंगे मैं सिर्फ बता रहा हूं। ठीक है, एक इसमें हमें पता हो डेफिनेशन। ठीक है, तो एक मैं आज लिखवाऊंगा, बाकी तो बाद में कवर करेंगे, क्योंकि आज हम इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, आज मैं आपको इसका ट्रेलर दिखा रहा हूं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर एग्जाम्पल जो मैंने आपको आज लिखवाई है ये पढ़ेंगे हम, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, फिर आएगा इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस। यार मैंने घर पे गार्ड तो रखा हुआ फिर भी चोरी हो गई, यार हमने जो है ना वो बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था फिर भी ब्रीच हो गई, फिर भी किसी ने सिस्टम को एक्सेस कर लिया, ये हो गया लिमिटेशंस। ठीक है जी, लिमिटेशंस ऑफ व्हाट, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर हम पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स। यूनिलेवर्स खाड़ी ले लें, जे डॉट ले लें, बाटा ले लें, हेस्कॉल ले लें, शेल ले लें, पीएसओ ले लें, मीजान बैंक, जितने ब्रांड्स आप गिन सकते हैं आप ले लें, जितनों का नाम आप ले सकते हैं ले लें। हर कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तकरीबन 90% कॉमन होते हैं। एग्जांपल, मीजान बैंक चाहता है वहां भी एसेट की चोरी ना हो, जे डॉट भी यही चाहता है, केएनएस भी ये चाहता है, हमदर्द यूनिवर्सिटी भी ये चाहती है, कॉमन हो गया। हर कंपनी चाहती है कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम पर बने, मैं भी ये चाहता हूं, यूनिलीवर भी ये चाहता है, सीमेंस भी ये चाहता है। अब हम सर्विस इंडस्ट्री में है, सीमेंस पाकिस्तान इज एन इंजीनियरिंग कंपनी, यूनिलीवर्स इज एफएमसीजी कंपनी, डॉलमन ले लें, एमआर ले लें, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ रहा है। इसका मतलब है हर ये तमाम जो इदारे मैंने नाम लिए ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं, इन सबका ऑब्जेक्टिव कॉमन है, एसेट की चोरी भी ना हो, तमाम एसओपीज फॉलो हो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जितने भी आपके रिकॉर्ड है वो टाइमली बेस पर बने। इसका मतलब है कि बहुत सारी कंपनीज इररिस्पेक्टिव वो जो भी काम कर रही हैं 90% या 80% जो उनके इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो हम यहां पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल की। मैं कवरेज बता रहा हूं टॉपिक की, थ्योरी के पेपर में कवरेज क्या क्या पढ़ना है। ठीक है जी, टीचर ने ये पढ़ाया और शॉर्ट हो गए, नहीं, ये सब करना पड़ेगा तो जाके आप एग्जाम के लिए तैयार होंगे। फिर हमारे पास आएगा इसके अंदर एग्जाम्पल्स हो गया, लिमिटेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, आगे जाके बताऊंगा तेरा 5 कंपोनेंट्स, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और इसके बाद ये कंपोनेंट्स कवर करने के बाद इंटरनल कंट्रोल अपनी शक्ल तब्दील करेगा और हम इसको कवर कर रहे होंगे अंडर द टॉपिक ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टीओसी, जहां पर हम पढ़ेंगे 7 साइकिल्स, जहां हम कवर करेंगे हाउ मेनी साइकिल, 7 साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल, परचेज साइकिल, कैश रिसीट साइकिल, कैश पेमेंट साइकिल, इन्वेंट्री साइकिल, पेरोल साइकिल और कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल। 1 2 3 4 5 6 और 7। और इन साइकिल्स पर एग्जाम में सवाल बनता है सिनेरियो बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो 5 नंबर का भी एग्जाम में आया हुआ है, 10 नंबर का भी आया हुआ है, एंड इट कैन गो अप टू लेट्स से 20 मार्क्स। और ये हमारे F8 का एक तरह का कंपलसरी सवाल है। तो अब अंदाजा लगा लेंगे अगर इस टॉपिक की बेस अच्छी बन जाए यहाँ, और बेस कहां से बनेगी बच्चा, बेस यहां से बनेगी। ये दोनों मार्कर ब्लैक क्यों आ गए मेरे पास, अजीब। बेस यहां से बनेगी, कहां से, एग्जाम्पल से, क्योंकि यही एग्जाम्पल जो है ना ये दोबारा घूम के कहां आ रही होंगी, यहां पर आ रही होंगी। समझ आ रहा है? इसको जरा नोट कर लेंगे प्लीज फटाफट जल्दी से, इसको कहीं नोट कर ले, कलम बंद कर लें इसको। हजरत हैंडआउट के पेज नंबर 11 पे आप देखेंगे तो हेडिंग डली हुई इंटरनल कंट्रोल, जिसके बाद आ रहा है जनरल एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हमने जनरल एग्जांपल्स तो कवर कर लिए, ठीक है। अब मैं आपको इंटरनल कंट्रोल की जो हेडिंग आ रही ना, वहां पर आपको लिखवा रहा हूं बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन। ये दुनिया की इंटरनल कंट्रोल की सबसे छोटी डेफिनेशन है, इससे छोटी डेफिनेशन नहीं हो सकती। लिखें
अच्छा फिर मैं लिख के समझाऊंगा भी कि सर आप बोलेंगे सर अभी तो मैं लिखना शुरू ही किया था, ये खत्म भी हो गई। हाँ क्या करूं मैं लिखें? इंटरनल कंट्रोल इज अ सिस्टम और अ प्रोसेस और अ सिस्टम बाय विच an organization or department by which an organization or department should work, comma, as it should work, खत्म, बहुत टाइट। Internal control is a process or a system by which an organization or a department should work as it should work। क्या मतलब हुआ? एक इदारे को और एक डिपार्टमेंट को ऐसे काम करना चाहिए जैसा कि उसको करना चाहिए, ये तो सिस्टम है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक सेठ या कंपनी में सुबह आने का कोई टाइम नहीं है। सेठ 12 बजे आ रहा है, एम्प्लॉय 10 बजे आ रहे हैं, कोई 10:30 बजे आ रहा है। अच्छा ये हमने विटनेस किया आर्टिकलशिप में अपनी ईवाई के अंदर कि यार क्या कल्चर है ये, 10:30 बजे लोग आ रहे हैं। अच्छा आगे काम शुरू नहीं हो रहा है, मुलाकातें, और भाई कैसे खैरियत से, वलीमे में आए हो क्या किसी के, क्या मुलाकातें कर रहे हो? अच्छा फिर चाय आएगी। अब चाय भी एक इवेंट है, चाय वाला ट्रे लेके घूम रहा है, हर बंदा चाय पी रहा है और घर में खैरियत दरियाफ्त कर रहा है। फिर अखबार निकला, अब आप अखबार पढ़ रहे हैं। भाई मतलब इतवार का दिन है, आप ससुराल आए हुए अपने, क्या हो क्या रहा है? ये काम शुरू हो रहा है 12 बजे, अभी तो काम शुरू किया था कि 12:45 बजे लंच और जोहर का टाइम हो गया। अब आप ऐसे वजू कर रहे हैं, ये आपका आखिरी वजू है, लग रहा है तकरीबन गुस्ल ही कर लिया आपने, और नमाज भी आज खत्म ही नहीं हो रही। घर में तो 2 ठोंगे मारता है, या नमाज ही खत्म नहीं हो रही, अल्लाह माफ करे। अब आप नमाज से फारिग हुए 1:30 पौने 2, अब आप खापा कर रहे हैं। अब आप दफ्तर दोबारा आए 3 बजे। मुझे बताएं सुबह से लेके 3 तक आपने काम क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये बता रहा हूं, ये हमारी कौम का मसला है। फिर हम काम शुरू करते हैं 3-4 बजे के बाद, दोपहर की चाय पीने के बाद, क्योंकि आपने 3 तो बिरयानी ठोस लिया आपने, अल्लाह माफ करे। We don't know what to eat. As a nation, we don't know what to eat and when to eat. अब आप लेट शेडिंग कर रहे हैं। अब आप दफ्तर बैठे हुए रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, फिर आप सुबह, फिर आप घर पहुंचने, फिर आप खाना खा रहे रात की 11:30 बजे। आप जरा ये चेक तो करें, क्या हेल्दी लाइफस्टाइल है आपका? अब मैं आपको लेके चलता हूं मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर ये जहां सिस्टम है, वहां 8:30 और 9 o'clock द कार्ड इज स्वेप्ट। इफ यू आर ऑन टाइम, परफेक्ट। इफ यू आर नॉट ऑन टाइम, ये जो आपने घंटे लेट आप आए ना, ये आपकी सैलरी कट जाएगी। और शाम में जाने का भी कार्ड आपका टाइमिंग है, 6 बजे आपने कार्ड स्वैप करना है। अगर आप लेट सेटिंग कर रहे हैं तो बात कुछ और है। खाने का भी टाइम है, 1 से 2 लंच और नमाज ब्रेक है। अगर आप 2 के बाद आएंगे तो भी एचआर वाले बुला लेंगे, भाई ये क्या कर रहे हैं आप। इसका मतलब है दोनों अगर मैं कंट्रास्ट करूं तो एक में कोई निजाम नहीं था और एक में प्रॉपर निजाम था। अब ये निजाम कहां होता है? जहां क्वालिफाइड लोग हों, जहां मैनेजमेंट पढ़ी लिखी हो, जहां सीईओ क्वालिफाइड हो, या एमबीए हो, या चार्टर अकाउंटेंट हो, या कोई और उसने एजुकेशन ली हुई है, या सीएफओ पढ़ा लिखा हो, क्वालिफाइड हो, नीचे आपके लोग अच्छे काम कर रहे हो, तो आप इदारा चलाते हैं। इसका मतलब है अगर आज मैं इस किसी भी इदारे में से और किसी भी डिपार्टमेंट से अगर मैं ये एसओपी उठा लूं, अगर आज मैं एसओपी उठा लूं तो क्या होगा? सारा निजाम दरम भरम हो जाएगा। तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखवाई? इंटरनल कंट्रोल इज अ सिस्टम और अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट शुड वर्क एज इट शुड वर्क। कुछ समझ आया? ठीक है जी। अच्छा अब एक और चीज, सर वो सब तो ठीक है, आपने कहा ये हम बाद में पढ़ लेंगे। ये बताएं हम ये इंटरनल कंट्रोल्स की जानकारी क्यों ले रहे हैं? एक सवाल है मासूमाना, हम ये इंटरनल कंट्रोल्स क्यों समझ रहे हैं? हम तो ऑडिट करने गए, शुरू के 5 लेक्चर, हमारा स्कोप क्या है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल। तो फिर हम ये कंट्रोल समझ ही क्यों रहे हैं? मैं बताता हूं आपको। अब बात समझिएगा, मैं एक समरी बना रहा हूं और इससे आपने पिक करना है, फिर तफसीली बात हम यहां कर रहे होंगे, ठीक है? अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ना मेंटली जरा स्ट्रॉन्ग करूंगा ना। जब किसी भी ऑडिट लाइन के, हम ऑडिट किसका कर रहे हैं? ऑडिट लाइन का, ठीक है? एग्जांपल, ईवाई ऑडिट कर रही है लेट से पीएसओ। ईवाई ऑडिट कर रही है किसका? पीएसओ। पीएसओ कौन है हमारा? पीएसओ कौन है हमारा? अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने का जिम्मेदार कौन होगा? एंगेजमेंट पार्टनर। बैलेंस शीट डेट क्या है? दिसंबर 31। एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? हम जब पीएसओ को ऑडिट करने गए तो हमने ये देखा कि वहां पर इंटरनल कंट्रोल्स बड़े वीक हैं। जब क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स वीक होंगे तो हमारा ये रिस्क के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां होंगी। ये रिस्क बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं जितने कंट्रोल्स वीक होंगे हमारा ऑडिट रिस्क
बढ़ जाएगा। एग्रीड? और जब हमारा ऑडिट इज बढ़ेगा तो हमारा काम कम होगा, ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा ऑडिट का सैंपल साइज क्या हो जाएगा? ये सैंपल साइज है, समवन स्पेशल नहीं है। सैंपल साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वाइसी वर्सा, अगर मैं कहूं कि क्लाइंट के कंट्रोल स्ट्रांग है, अगर मैं कहूं क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स आर स्ट्रांग, इसका मतलब है कि वहां पर निजाम मौजूद है, एसओपी मौजूद है, कागज बनता है, रिकॉन्स बनती हैं, सिग्नेचर होता है, क्वालिफाइड लोग हैं, प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बने हुए, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये एचआर डिपार्टमेंट है, वो परचेज डिपार्टमेंट है, वो फलाना डिपार्टमेंट है, एक निजाम है। आप एक छोटी जनरल स्टोर ले लें और आप इम्तियाज स्टोर ले लें, फर्क लगेगा आपको। अब आप इम्तियाज स्टोर ले लें और दुबई का केयरफुल ले लें, फर्क लगेगा आपको। आप हमारा एयरपोर्ट देख लें, दुबई देख लें, आपको फर्क लगेगा। सर लोग तो वही है ना। आज पीआईए ले लें और एमिरेट्स ले लें, आपको लगेगा फर्क। क्यों? कंट्रोल्स। हमारे भी रोड्स हैं और दुबई के भी रोड्स हैं, लगेगा ना फर्क आपको। दुबई एयरपोर्ट से आप वापस कराची आए तो 2 दिन आपकी हटी रहती है कि हॉर्न क्यों बज रहा है और ये सिग्नल क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि आप कहां से आ रहे हैं? आप अचानक से शहर से जंगल में आ गए हैं। हम बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो हम एक जंगल में रह रहे हैं ना। कीचड़, मिट्टी, डस्ट, अल्लाह माफ करे, और बहुत कुछ शहर में बहरहाल रिकॉर्डिंग में बोलना नहीं चाह रहा मैं। क्यों है? क्योंकि एसओपी नहीं है, निजाम नहीं है। तो आप जब भी किसी भी इदारे में से, अपने घर में से, अपने रूम में से जब आपको एसओपी उठा देंगे ना, तो सारा निजाम धर्म बरम हो जाएगा। लॉट ऑफ पीपल हैव दिस हैबिट, इवन आई हैव दिस हैबिट। व्हेन आई वेक अप आई ऑलवेज ऑर्गेनाइज माय बेड। आप कपड़े चेंज कर रहे हैं, आपने एक वहां फेंका, एक आपने वहां फेंका, ठीक है जी। एक जॉगर वहां पड़ा हुआ है, एक जॉगर वहां, ऐसा लग रहा है एयर फ्रेशनर के तौर पे काम कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। यार नहीं, अच्छे बच्चे ऐसे तो नहीं करते। अब ये वालिदैन ने सिखाया होगा आपको कि जब आप घर आके अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, अगर आपने शूज रख रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर चीजें ऑर्गेनाइज होंगी ना। इट इज द वे यू ऑर्गेनाइज। ये आपके पर्सनल क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स। लॉट ऑफ पीपल, मादर, आई सी देयर नेल्स लाइक हेल। हाउ कैन यू ईट विद डर्टी नेल? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये आपका पर्सनल एसओपी है, ठीक है। बहरहाल वेरी करता है। बहरहाल वो बचपन में पढ़ते थे गुड बॉय, तो ये सारे जो फीचर है ना, बाल कटे हुए हो, शेप बनी हुई हो, आप अच्छे लग रहे हो, आपने परफ्यूम लगा, आपके नेल्स कटे हुए हो, आपके, यू शुड लुक गुड लाइक अ जेंटलमैन। ये हम पढ़ते थे बचपन में, ही इज अ गुड बॉय। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर मैं इस एग्जांपल को यहां ले आऊं, यहां कंपनी जो है ना वो बैड बॉय है और यहां कंपनी क्या है? गुड बॉय है। जब कंपनी के कंट्रोल स्ट्रांग होंगे तो हमारा रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमारा सैंपल साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या? व्हाट्स द कैच? व्हाट्स द कैच? द कैच इज कि जब कंट्रोल्स वीक होंगे तो हमारे प्रोसीजर पर इंपैक्ट पड़ रहा होगा, और जब कंट्रोल स्ट्रांग होंगे तो भी हमारे प्रोसीजर पर इंपैक्ट पड़ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ, रिपीट करो, इसका मतलब ये हुआ, क्या हम ज्यादा काम करें या कम काम करें? सैंपल साइज ज्यादा होगा या कम होगा? इस बात का ताल्लुक इंटरनल कंट्रोल से है। इस बात का ताल्लुक कंट्रोल से है। अगर क्लाइंट पर इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रांग है तो हमारा ओवरऑल रिस्क कम हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियों के होने का रिस्क कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ऑडिट प्रोसीजर, अब जो बच्चे पहली क्लास से मौजूद है, जो बच्चे एलएमएस पे लेक्चर 1 से, ऑडिट में 4 बातें। ऑडिट में जो किया वो प्रोसीजर, जो देखा वो सपोर्ट, जो मिला एविडेंस, और जो एंड में देंगे वो ऑडिट। इसका मतलब है अगर क्लाइंट पे कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, जो तूने किया उसका सैंपल साइज क्या हो जाएगा? एंड वाइस वर्सा। ऐसा ही है। इसका मतलब है कंट्रोल्स जो कि ऑडिट क्लाइंट पर मौजूद हैं, वहां ऑपरेट हो रहे हैं, उनका ताल्लुक तुम्हारे सैंपल साइज से है, बोले तो तुम्हारे प्रोसीजर से है। इसका मतलब है क्या हम काम ज्यादा करें या काम कम करें, इसके लिए हमें क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ेगी और ये जानकारी भी लेनी पड़ेगी कि क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हजरात, ये हमने डिस्कशन मुकम्मल किया ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। फर्दर डिस्कशन टू बी डन जब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जरा इसको नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। हजरात, ये डायग्राम नोट करने के बाद जरा 2 जुमले लिखें, शाबाश लिखें। When the internal controls of the audit line are strong, when the internal controls of the audit line are strong, when the internal controls of the audit line are strong, then audit risk will be low. Then audit risk will be low. Then audit risk will be low.
which will result in less audit procedures. अब इसको लिखने के कई तरीके हैं. which will result in less audit procedures, which will result in less audit procedures, which will result in less audit procedures, or the sample size will reduce, or the sample size will reduce, or the sample size will reduce, or the sample size will reduce. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसका ऑपोजिट खुद से लिख सकते हो. ट्राई करो, शाबाश. लिखो, इसका ऑपोजिट लिखो. जब कंट्रोल वीक होंगे तो क्या होगा? शाबाश. जो बच्चे एलएमएस पे देख रहे हैं, आप भी इसका ऑपोजिट खुद से लिखने की कोशिश करें. शाबाश. हजरात, हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? लेट्स रिकैप. हमने पढ़ा इनहेरिट लिमिटेशंस, फिर हमने पढ़ा प्रोफेशनल जजमेंट, फिर हमने पढ़ा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, और फिर हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिसका मैंने आपको बताया कि हमने आगे जाके क्या क्या कवर करना है. हम आगे जाके एग्जांपल्स हमने आज कवर कर ली 12, फिर दोबारा हम रिकैप करेंगे. लिमिटेशंस कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, कंपोनेंट्स कवर करेंगे, और फिर ये सारी चीजें आगे जाके एक बड़े टॉपिक में मर्ज हो जाएंगी. नाम है उसका जनाब टेस्ट ऑफ कंट्रोल. ठीक है जी. तो अब हम इसको मिटा रहे हैं एंड विल मूव फॉरवर्ड. और हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है जनाब ट्रू एंड फेयर व्यू. तो अगर आप किसी हैंडआउट को अगर गो थ्रू करें तो आपको किसी पेज पर नजर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू. जी हजरत, आगे बढ़ते हैं. और हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू. कहो ट्रू एंड फेयर व्यू. एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में शेयर होल्डर्स को ये कह रहा है हमने ऑडिट किया, हमने प्रोसीजर किए, हमने एविडेंस लिया, एंड द अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. यार मैं इस बच्चे को जानता हूं भाई, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये ऐसी बात है. यार मैं इनको जानता हूं, ये बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है. ओ भाई, ये तो मेरी खाला का लड़का है, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है. ये मैं आपके बारे में एक ओपिनियन दे रहा हूं. मैंने आपसे पहली क्लास में क्या कहा था, अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी स्टूडेंट को जानता हूं, इत्तफा के सारे फेसेस नए हैं सिवाय एक आध दो के, इनको कभी कैंपस में एफडी में देखा होगा, सारे चेहरे नए हैं. अगर मिसाल दे दूंगा यार मैं इसको पहले से जानता हूं एंड ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट, जो कि होंगे ये. अब मैं पूरी क्लास से करूं यार ये बच्चा बहुत ही अच्छा है भाई, और आप जिसने कोई क्लास मिस की है तो यार वो इस बच्चे से रब्ता कर ले. अचानक से तुझे कोई नहीं जानता था, अब तेरी तो निकल पड़ी. अचानक से मैंने पूरी क्लास में आपको डिफरेंशिएट कर दिया और मैंने आपकी जो क्रेडिबिलिटी वो क्या कर दी, मैंने बढ़ा दी है. सर साजिद एक बच्चे को फेसबुक पर टैग करके कह रहा है ये मेरा शाइनिंग स्टार है, उसकी तो निकल पड़ी ना. उसको थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, ओवर वैल्यू कर दिया. मैंने बोला यार गुड, यार इसकी तारीफ कर रहा है मेरी. इसका मतलब है अचानक से आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, ये जो आपकी शान है, उसमें इजाफा हो गया. ऐसा ही है कुछ, बस एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हो रहा है जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर शेयर होल्डर से ये कह रहा हूं कि अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. अब ये ट्रू क्या है और ये फेयर क्या है? सर क्या ये वो वाला फेयर है? जी नहीं. और ना ये वो वाला फेयर है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर. ना ये लव है ना ये वॉर. हम तो पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, तो बात शुरू कैसे करेंगे? साकिब भाई आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं इस वक्त? हजरत जवाब नहीं है. इसका मतलब है या तो ये किसी और की पैंट पहन के आ गए या ये वॉलेट इनका है नहीं. ठीक है जी. बहरहाल मुख्तलिफ सवालात यहाँ जन्म ले रहे हैं. आपके बटवे में कितने पैसे हैं? कह रहे जीरो, मैं तो उधार पे चल रहा हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट है. ठीक है जी. भाई आपकी जेब में कितने पैसे हैं? अच्छा आप तो नाराज हैं जी. आपकी जेब में कितने पैसे हैं? 1000-1500. बड़ी पार्टी है भाई, फेज 8 में रहता है ये हमारे मेहमान है जिनकी पहली क्लास है जी. आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं? यही 1000-1500. सर आपकी जेब में कितने? बेटा मैं तो खानदानी कंगला हूं, मैं तो मेरे पास तो मैं और ये बराबर है. मेरा नहीं कुछ भी नहीं है बेटा, मैं तो बगैर पैसों के हूं. ड्राइवर नहीं उतार दिया, 2 कप चाय ऊपर से आ गई, दोपहर में सैंडविच आ जाएगा. यार मैं बहुत ही सस्ता हूं भाई, मुझे घर ले जाओ. इजी टू मेंटेन. ठीक है जी. जरा बटवा निकालें जी अपना शापा जी. हमने लॉजिक समझानी ट्रू एंड फेयर व्यू. तो इसके लिए हमने इससे पूछा कि इसकी जेब में कितने पैसे हैं. इसने कहा मेरी जेब में 1000-1500 में. बात सारी है कि भाई मैं क्यों झूठ बोलूं, सच बात है कि मुझे नया सेलफोन चाहिए तो बस मैं पैसे जमा कर रहा हूं. तो ये पैसे जमा करने का भाई एक तरीका. ठीक है जी, जरा आप पकड़िएगा. ठीक है, हमें एक सपोर्ट भी चाहिए. ऑडिट हो रहा है भाई जान, ऑडिट हो रहा है. ओडे ला पार्टी बड़ी है भाई. और ये खुले भाई तू रख लेना. ठीक है, 500, 1000, 15, 2 और 2.5. इसने कितने का? 1000-1500.
2500, 2600, 2700, 2750। कबाब जिसमें मटन नहीं 3000 का आता है, नहीं पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, साकिब से लेने पड़ेगा। 1000, 15, 2, 2.5, 600, 700, 750। इसने मुझसे कहा मेरी जेब में 1000-1500 हैं, जबकि इसकी जेब में से हजरात आपके सामने कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही है, ये पैसे निकले। क्या इसने मुझसे सच बोला झूठ बोला? इसने मुझसे झूठ बोला। इसका मतलब है जो व्यू, रिपीट करो, जो व्यू इसने मुझे दिया वो ट्रू नहीं था, जो बता रहा था वो सच नहीं है। ये मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट, गिन ले बेटा। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया किसका? ट्रू एंड फेयर का। मैंने सिर्फ ट्रू समझाया भी आपको। ट्रू कुछ और है और फेयर कुछ और, गिन भी रहा है, ठीक है, भरोसा ही नहीं है। ट्रू कुछ और है और फेयर कुछ और है। ये मैंने क्या समझाया अभी? ट्रू, रिपीट करो, कहो ट्रू व्यू। एक कंपनी ये कह रही है हमारे पास 4 गाड़ियां हैं, एसिड में 4 चीजें हैं। ट्रू का मतलब है जो 4 हैं वो ही बता रहे हैं। जीएल में भी 4, ट्रायल में भी 4, कागज में भी 4, अकाउंट्स में भी 4, डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे हैं वो भी 4। इसका मतलब है इट इज गिविंग अ ट्रू व्यू। ट्रू का मतलब है भाई जो है वो है, जो सच है वो बता रहे हैं, जो एसिड है वो बता रहे हैं, जो कैश है वो बता रहे हैं, जो बैंक में है वो बता रहे हैं, जो सेल्स हुई वो बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। 12 महीने 365 जो ट्रांजेक्शन हुई है, हम जनरल लेजर में ट्रायल में उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जो तुम P&L बैलेंस शीट में बता रहे हो उसकी हमारे पास सपोर्टिंग एविडेंस भी मौजूद है। सर ये बताएं आपके पास टोटल केएनएस में कितने मल्टीमीडिया हैं और कितने कैमरे हैं? भाई एक मल्टीमीडिया और एक कैमरा है। सर आए पूरे कैंपस में गिनते, तो गिनने के बाद हमने कहा हाँ वाकई में ये भी एक है और वो भी एक ही है। लाए सर इसकी इनवॉइस दें, ये लो इसकी इनवॉइस, ये लो इसकी इनवॉइस। सर अपना जीएल दिखाएं, ये लो ये लो। सर ट्रायल दिखाएं, ये लो ये लो। ओ वाह भाई सर आप तो एकदम यो चल रहे हैं। मैं हुई यो। इसका मतलब है कि जो मैंने बताया और जो मैंने दिखाया सब कुछ सच था। अब आप इसको ऑडिट कर लें। ये तो मेरा व्यू पॉइंट था। मेरे अकाउंट्स में अगर आ रहा है एक मल्टीमीडिया और एक कैमरा, इसका मतलब है ये मेरा वर्डिक्ट है। अब आप रिपीट, अब आप दौरान ऑडिट प्रोसीजर करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे, और अगर तो जो एविडेंस मिला वो सही मिला, वो यही है। अब आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर शेयर होल्डर को ये ओपिनियन देंगे, अकाउंट्स आर गिविंग अ। कुछ समझ आया? कुछ बात आई अक्ले सलीम के अंदर? ठीक है, वेरी गुड। ये था ट्रू। अब आते हैं फेयर। व्हाट इज फेयर? फिर कह रहा हूं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। नहीं, नॉट एवरी टाइम। फेयर में 2 कॉन्सेप्ट है, एल्फा और बीनिश। बीनिश क्लास 2, ठीक है। एल्फा और ब्रावो, ठीक है जी। एल्फा क्या है जी? सब्सटेंस। व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म? बचपन से पढ़ने आज तक समझ नहीं है बहरहाल। और ये क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? ठीक है, चले मैं आपको फेयर की सिंपल एग्जांपल देता हूं। असलम के 2 बेटे थे। असलम के 2 बेटे जुड़वा हैं, अप्पू पप्पू। टप्पू नहीं, ठीक, टप्पू में ही रहने दो स्टार प्लस पर, ठीक है। और टप्पू बहुत नोटी है, वी वांट पप्पू यार, ठीक है। अप्पू और पप्पू। अप्पू इज इन कराची ग्रामर, इज इन KGS, ठीक है। हम कभी भी कराची ग्रामर को, वी डोंट से कराची ग्रामर, वी से KGS एंड वी मूव लाइक दिस। उसका इफेक्ट है, ठीक है। अप्पू इज इन KGS एंड पप्पू इज इन नासरा पब्लिक स्कूल। एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अप्पू की जो पॉकेट मनी है साकिब, दैट इज 20K पर मंथ। इसको रोज के 12 कभी 15 कभी 25 तो मिल जाते हैं। Appu is wearing Levi's, you know, brand, and has a smartwatch. Pappu is going to Lalukhet and buying some used clothes. I asked Aslam, what's the scene, bro? ये अप्पू है, इसके साथ ये सुलूक है, तो ये कौन है? कह रहा हाँ ये मेरे पप्पू है। कह रहा वही तो मैं तशवीश है, ये पप्पू के साथ तुम क्या कर रहे हो? फिर हमने पप्पू से सवाल किया, पप्पू तुम किस चीज का वेट करो? कह रहे मैं बड़ा होने का वेट कर रहा हूं। मैंने कहा फिर तुम क्या करोगे? कह रहे दोनों का मर्डर कर दूंगा। मैंने कहा पप्पू तुम्हारी बात सही है, क्योंकि असलम भाई जो है वो दोनों बच्चों के साथ एक जैसा हुस्न सलूक
इसका मतलब है बच्चों के साथ जो ट्रीटमेंट है वो फेयर। ये मैंने क्या समझाया आपको? ये मैंने क्या समझाया आपको? आप पूरे साल में 100 ट्रांजैक्शन करते हैं, 80% पर अप्लाई कर रहे हैं रेलेवेंट IFRS और 20% पर आप कुछ अप्लाई नहीं कर रहे। आपके पास 50 एसेट है, आधे डेप्रिशिएट हो रहे हैं, आधे नहीं हो रहे। जब हमने क्लाइंट से पूछा क्यों, कह रहा है ऐसी मूड नहीं हो रहा। अबे भाई मूड, ये मूड पे थोड़ी चलेगा। आप हर ट्रांजैक्शन के साथ एक जैसा हुस्ने सलूक करेंगे। अगर मेरे पास 50 डेटर्स हैं और सब में कोई प्रोविजन होनी चाहिए, तो कुछ डेटर्स में से मैं प्रोविजन माइनस कर रहा हूं, कुछ में से नहीं कर रहा। नो यू टेल मी, ये क्या सही कर रहा हूं मैं? क्या ये फेयर व्यू है? सिंपल सी मिसाल मैंने दी ना आपको। अगर आप एक बेटे को अगर आप पॉकेट मनी दे रहे हैं 20,000 रुपए, दोनों दोनों जो है ना वो इक्वल माइंडसेट के लोग हैं, दोनों बच्चे अच्छे हैं, दोनों बच्चे आपके हैं, आप मतलब ये क्या कर रहे हो? ये हमारे घरों में होता है। ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा चहीता है, ये तो मेरा बड़ा बेटा है ना, ये तो मेरा छोटा बेटा। 20 वाले को मार दो ना, वो कह रहा है मेरे जीने का फायदा किया है। बाप कह रहे ये तो भाई हमारा माशाल्लाह पहला बेटा है, वो हमारी छोटी बेटी है, तो बड़ा दरमियाने क्या बोलेगा, आटे में जहर मिला के दे दो मुझे, मेरी तो कोई लेवल ही नहीं है। तो वो बेसिकली किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है इक्विटेबल ट्रीटमेंट की। ये मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया, जो हम पढ़ के आ रहे हैं, कौन से किस वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उधर? फेयर। ठीक है, अगर आप इसको गूगल करेंगे ना तो ट्रू एंड फेयर के कई मायने निकलेंगे। तो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इन द क्लास एंड ऑन LMS कि नेवर ट्राई टू गूगल दी ऑडिट वर्ड्स। ये ऑडिट के जार्गन से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पेजेस खुल जाएंगे, वो बंद नहीं हो पाएंगे और आप कहीं खो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप कहीं ना खोएं, आप बस मेरे क्लास में मेरे साथ खोएं, वो सही है, ताकि मैं आपको वापस लेके आ सकूं। अब आते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हजरत एग्जांपल देखिएगा जरा। अगर मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं 5 सेकंड के अंदर। शरफू गांव में रहता था। शरफू, उसकी मां ने कहा बेटा इस गांव में तो सिर्फ तू भैंसे और गोबर ही देखता है, जहां शहर जा, तेरी जो ना वो मेरी बहन तेरी बड़ी खाला शहर में जा, वो रहती है डिफेंस में, तू उनके घर जाकर बस जा और वहां पढ़ाई कर। जब तू पढ़ ली जाएगा तो माँ को भी माँ बुला लेना या गांव में आ जाना, क्योंकि मैंने तेरी मंगेतर गांव में ही देखी है। ठीक है, कर यार ये नहीं हो सकता भाई। ठीक है, वो शहर आ गया अपनी खाला के घर और 10-12 साल वो वहीं रहा, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। फिर उसने आला तालीम हासिल करने के लिए KNS ज्वाइन कर लिया ऑब्वियसली। ठीक है, अब मोहल्ले वाले समझ रहे हैं कि ये इसकी माँ है, जबकि उसकी माँ कहाँ है? जो मोहल्ले वाले समझ रहे हैं कि रोज सुबह निकलता है बस्ता लेके और शाम में आता है, यही इसका घर है, यही इसके वालिदैन है। सब्सटेंस में क्या दिख रहा है कि खाला उसकी, जबकि उसकी एक्चुअल मां कहां है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जो मोहल्ले को दिख रहा है वो सब्सटेंस है, और जो मां गांव में बैठी है इंतजार कर रही है कि राजू जेंटलमैन बन के आएगा और मुझे गाड़ी में लेके जाएगा, वो लीगल फॉर्म है। कुछ समझ आया? अब मैं आता हूं एक और एग्जांपल के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट्स को समझाने के 2 तरीके हैं, या तो मैं बहुत आसान करके समझाऊं या मैं बहुत मुश्किल कर दूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही आसान कर दूं और इंटरटेन भी करूं आपको थोड़ा सा। ठीक है, फैक्ट्री A और फैक्ट्री B। ये फैक्ट्री कराची में और ये फैक्ट्री कोयटा में। यहां मैं हूं और यहां साकिब है। ठीक है, हफ्ते की शाम 6 बजे बिग बॉस कह रहे हैं माल यहां से रवाना हुआ, माल यहां से रवाना हुआ, माल ट्रक में जा रहा है और साकिब के अड्डे पे जा रहा है। ठीक है, ये माल है, ठीक है जी, और ये ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा है। माल कड़क है, लड़के पिक कर रहे हैं, माल कड़क है। ठीक है, माल 6 बजे यहां से निकला, रिस्क एंड अवॉर्ड ट्रांसफर, माल 2-2.5 घंटे में पहुंच गया कोयटा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि साकिब जो है ना वो ड्राइवर था वो बुर्राक की तरह था। ठीक है, उड़ के ले गया उसको। माल तकरीबन 8-9 बजे पहुंच गया कोयटा। साकिब गेट पर खड़ा हुआ था। साकिब ने माल चखा, कह रहा माल ठीक है। साकिब ने कहा माल ठीक है, यही तो चाहिए था मुझे, क्योंकि साकिब ने आगे जो कमिटमेंट की हुई है वो काबुल में कस्टमर है उसका। कोयटा से माल जा रहा है अफगानिस्तान, वहां से जाएगा अमेरिका जहां उसका मेन कंज्यूमर है, लेकिन बरसता कोयटा, बरसता अफगानिस्तान, कंधार और पता नहीं कहां। ठीक है, बहरहाल साकिब ने 9 बजे तक माल चक्के रेडी करके पैक करके तो आगे रवाना कर दिया। ठीक है, ये सब जब हो रहा था तो बीच में ईयर एंड आ गया।
दिसंबर 31, 2020। ठीक है, जिसने यहां से माल भेजा उसने भी चख लिया था, वो भी कह रहा है यार क्या दुनिया है। साकिब ने अपने अकाउंटेंट समेत चख लिया था और उसने थोड़ा ज्यादा चख लिया था। 6 दिन बाद जब साकिब को लगा हाँ मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, उस वक्त तक अगला साल शुरू हो चुका था और शुरू हो गया 2021। जब साकिब को होश आया और इसके अकाउंटेंट का हैंगआउट खत्म हुआ, फिर उसने एंट्री पास की, परचेज डेबिट और पेबल क्रेडिट। और जब इनका हैंगआउट खत्म हुआ तो इन्होंने भी इनवॉइस की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। मेरा सवाल है मासूमाना, मैं एक मासूम आदमी हूं, मुझे बताएं ये माल आपने मैंने बेचा कब है, आपको किस तारीख को गया है? इसका मतलब है क्या मैंने एज पर IFRS 15 अपना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है? क्या मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दी है? इसका मतलब है क्या इसकी अकाउंटिंग 2020 में होगी, 21 में होगी? मुझे बताएं मैंने इनवॉइस कब बनाई है? मैंने इनवॉइस बनाई है जनवरी की 8 तारीख को, जब मेरा हैंगआउट थोड़ा से बेहतर हो गया। ठीक है, when I felt like normal, ठीक है, उससे पहले तो I was in skies in heavens। ठीक है जी, मुझे बताएं कि इनवॉइस कब बनी है? अब मुझे बताएं कि अगर हम दोनों पार्टियों की बात करें, अगर दोनों पार्टियों ने जनवरी की 8 या 9 को अगर सेल परचेज रिकॉर्ड कर दी, इसका मतलब है 2020 की सेल क्या हो गई और 21 की क्या हो गई? ओवरस्टेट। क्योंकि एक्चुअल में माल बिका कब है? मुझे बताएं सब्सटेंस में माल कब बिका है? एक्सक्यूज मी, ये बताएं माल सब्सटेंस में कब बिका है? 20 में बिका है ना। और इनवॉइस कब हुई है? सब्सटेंस की बेस पे चलूंगा, लीगल फॉर्म की बेस पे चलूंगा? सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 12 महीने 365 दिन, जब सब्सटेंस में कुछ और था और लीगल फॉर्म में कुछ और था, जब द अकाउंटिंग विल बी डन एज पर सब्सटेंस। इसका मतलब है कि आप इनवॉइस का वेट नहीं करेंगे। अगर आपने गुड डिस्पैच नोट बना दिया है और भाई आपने माल चक के GRN बना दिया है, तो आपको दोनों पार्टीज को 2020 के दिसंबर 31 के दिन आपको ये एंट्री सिस्टम में पार करनी पड़ेगी। और अगर किसी वजह से आप अगले साल भी एंट्री पास कर रहे हैं, जनवरी 8 को भी मिसाल के तौर पर अगर आप एंट्री करेंगे, तो भी उसका इंपैक्ट किस साल में जाएगा? 2020 में, क्योंकि इस सेल का और इस परचेस का ताल्लुक 2020 से है, 21 से नहीं है। हजरत ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जो ये कहता है कि जब सब्सटेंस में और लीगल फॉर्म में डिफरेंस होगा, द ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड एज पर सब्सटेंस। कुछ समझ आया? ये एग्जांपल नोट कर सकते हैं अपने, बस नोट करें, शाबाश। ये ऐसे नहीं समझाऊंगा तो दिमाग में घुसेगा नहीं आपके। जो बच्चे LMS पे देख रहे हैं, बच्चा आप भी नोट करें बात। मैं अगर रिपीट कर दूं, अगर मैंने दिसंबर 31, 2020 को सेल परचेस कर दी है या एक्सपेंस इनकर कर दिया है, इररिस्पेक्टिव आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन कब कर रहे हैं, आपको 2020 के साल में उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। अब चाहे तो वो एंट्री आप दिसंबर 31 के दिन पास कर दें अपने लेजर के अंदर, या आप 4 दिन बाद करें, क्योंकि आपको पता है बात कि ऑडिट चलता है 2-2.5 महीने। तो बहुत मर्तबा जनवरी फरवरी में आप जो ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे होते हैं वो पिछले साल को पर्टेन करती हैं, अक्रूवल्स है, प्रोविजंस है। तो इट इज पॉसिबल कि ये सेल और परचेज की एंट्री आप 21 में कर रहे होंगे, लेकिन किस साल के लिए होगी वो 2020 के जनरल लेजर में आप पोस्ट कर रहे होंगे। इसको नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। हजरत लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब हम ट्रू एंड फेयर मेरी एग्जांपल्स के जरिए समझने के बाद अब हम हैंडआउट से पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। हैंडआउट का ये पेज नंबर 10 पे दिया हुआ ट्रू एंड फेयर। जी साके पढ़ेंगे। In the audit report, the auditor has to state whether, in his opinion, and to the best of his information and according to the explanation given to him, the accounts give a true and fair view of or not। या तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे होंगे या तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे होंगे या नहीं दे रहे होंगे। अभी हमने ये समझना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। सर अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे तो क्या होगा? तो फिर वर्डिंग क्या होगी? टू बी डिस्कस, जब हम आगे जाकर रिपोर्ट का लेक्चर कवर करेंगे। आगे चलो, व्हाट इज ट्रू? information is factual जी, and conforms to reality, not false and is free from error। इसने कहा 1000-1500 में, जबकि इसकी जेब से निकले 2710 रुपए। इसका मतलब है जो इन्फॉर्मेशन इसने दी, वो जो एविडेंस था उसके मुताबिक वो फैक्चुअल नहीं थी। जो बात आपने बताई और जब मैंने उसको वेरीफाई किया
तो वो ट्रू व्यू नहीं था। आगे चलो। In addition, the information conforms to required standards and law. ठीक है, IFRS, IAS, and Companies Act 2007. ठीक है, The accounts have been correctly extracted from the books and records, and for example, general ledger and trial balance, and have proper supporting documents. ठीक हो गया। This implies that financial statements are based upon facts. This implies that the accounts are based upon facts and realities. They are not false or erroneous. ठीक है जी, ये आप समझ आती बात। अब आओ फेयर के ऊपर। Information is free from discrimination. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दो एसेट दिखा रहे हैं, दो नहीं दिखा रहे, दो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, दो नहीं हो रहे, कोई हमने अनफेयर बात नहीं की आपसे। ठीक है जी, आगे चले। There should not be separate accounting treatment for same transaction and event. ठीक है, And the financial statement should reflect the commercial substance of the company's underlying transaction. For example, treatment of finance lease as per IFRS 16, IAS 17, and recording of revenue as per IFRS 15. जी मैंने गाड़ी लीज पे ली हुई है, तो भाई गाड़ी की जो ओनरशिप है वो जिससे मैंने गाड़ी लीज पे ली है, एसेट तो उनका है। हमने तो 5 साल आपसे रेंटल पे ली हुई है, ठीक है, लेकिन हम उसको दिखाते हैं अपने पास एसेट हेल्ड अंडर फाइनेंस लीज। क्यों? क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे पास है, उसकी मेजर लाइफ हमारे पास है। तो आप अगर सब्सटेंस में देखें तो गाड़ी का यूजर मैं हूं, लेकिन अगर आप लीगल फॉर्म देखेंगे तो गाड़ी का ओनर कौन है? वो बैंक जिससे आपने गाड़ी लीज पे ली हुई है। तो हम जो एज पर पुराना IAS 17 और नया IFRS 16 जो हम एसेट को अपनी बुक्स में दिखाते हैं, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैंने जुमला कहा कि हमारे पास 4 एसेट हैं, आप 2 दिखा रहे हैं, 2 नहीं दिखा रहे। तो मैं क्लियर कर दूं, अगर 4 एसिड है और 2 दिखा रहा हूं और 2 मैंने बुक से गायब कर दिए तो ये ट्रू में आएगा। ठीक है, 2 एसिड हैं लेकिन 2 अलग अलग तरह से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों पर डिप्रेशन अलग तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, जबकि होनी सेम चाहिए। एक को यूजफुल लाइफ आपने 8 साल कर दी, एक को आपने 15 कर दी, ये फेयर नहीं है। तो मैंने कहा क्लैरिफाई कर दूं, ट्रू का मतलब है भाई जो है वो है, और फेयर का मतलब है कि आप उसके साथ जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन के अंदर आप उसने सलूक कर रहे हैं, क्या वो इक्विटेबल है या नहीं है। ठीक है जी, ये हमने कवर किया। आगे चलें जी। फिर आपके पास एक डब्बा बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो एग्जाम्पल का डब्बा बना हुआ है, ये जो मैंने एग्जाम्पल दी है ना अपनी और साकिब भाई की, जो माल जा रहा है वहां पर, और एक सेल्स का हुई, जो परचेस का हुई, जो मैंने तफरी एग्जाम्पल दी आपको, वो एग्जाम्पल आप घर जाकर इस डब्बे में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, ये जगह इसलिए दी हुई है कि एग्जाम्पल को आप यहाँ नोट कर ले, ताकि जब आप घर में रिवाइज करें तो आपके पास एक ही 100 हो, कभी यहां से देख रहे हैं, वहां से देख रहे हैं, जितना ऑर्गेनाइज कर लेंगे आपको उतना आसानी हो जाएगी। अच्छा, अगर नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो 2 सवाल दिए हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, जरा लिखें क्वेश्चन 1 शाबाश फटाफट। पहला सवाल लिखें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ Explain the concept of true and fair view in the context of external audit. Explain the concept of true and fair view in the context of external audit. इसी सवाल को पूछने का एक और तरीका हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करें, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करें, इन्वर्टेड कॉमास ओपन लिखें, इन आवर ओपिनियन, in our opinion, accounts are giving a true and fair view. In our opinion, accounts are giving a true and fair view. Inverted commas close. Repeat. Inverted commas open किया और लिखवाया in our opinion, accounts are giving a true and fair view. Inverted commas close. Full stop. Kindly elaborate. खत्म। समझ आया कुछ? काइंडली इलैबोरेट। अब आप वही सवाल है, सिर्फ पूछने का अंदाज डिफरेंट हो गया। पहले वाले में भी ट्रू एंड फेयर बताना था, सेकंड वाले में भी ट्रू एंड फेयर बताना था, सिर्फ अंदाज जरा डिफरेंट था। ठीक है जी हजरात, ये हमने एक और कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। आगे 2 लाइनें दी हुई हैं साकिब, अगर वो भी मुकम्मल कर लो। रिमेंबर, पेज नंबर 11 पे हो। Remember, the auditor does not certify or guarantee the financial statements are correct and does not express any opinion on future. जी, remember the auditor does not certify or guarantee that the accounts are correct and does not express any opinion on the future of the audit line. ये आगे जाके मजीद में डिस्कशन करूंगा जब मैं आपको ISA 570 गोइंग कंसर्न पढ़ाऊंगा। ऑडिट का पेपर इज लाइक स्टिचिंग मे बी अ स्वेटर।
जहां पूरा स्वेटर एक दिन में आप नहीं बुन सकते। एक जमाने में अगर याद हो, हमारे घरों में नानी और दादी जो ना वो ऊन का वो लेके कुछ ना कुछ बुन रही होती थी। आज का ट्रेंड खत्म है, आज बोलो सब व्हाट्सएप पे चले गए, ठीक है। अब आप स्वेटर बना रहे हैं, आप कह रहे हैं दादी ये स्वेटर का इसकी आस्तीन कहाँ है, इसका जो है ना वो स्लीव्स कहाँ है, इसकी जेब कहाँ है। तो दादी ने कहा पगले सबर तो कर, अभी तो स्टार्ट किया है। स्वेटर की शक्ल तुझे दिखेगी 30 दिन के बाद। अब 30 दिन के बाद एक प्रॉपर स्वेटर निकला हुआ है और आपने कहा दादी क्या स्वेटर बनाया। तो मैं वो दादी हूं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं हर क्लास में आके कुछ बुन रहा हूं और आप कह रहे पिक्चर दिख नहीं रही, कैसे दिखेगी, अभी तो पिक्चर बाकी, तो अभी तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता दिखेगी। समझ आ रहा है? तो हर क्लास में आगे ना मैं एक पार्ट लगा रहा हूं और आहिस्ता आहिस्ता ऑडिट की जो पिक्चर है वो आपको देखना शुरू हो जाएगी। आपने मेरा साथ देना होगा, ठीक है जी। अगली हेडिंग आ रही मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कवर कर लिया हमने, ठीक है। फिर आ रहा है इंटरनल कंट्रोल, हमने कवर कर लिया। अब अगर आप आगे आएंगे तो हमारे पास हेडिंग आ रही है एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट, जहां पे लिखा हुआ है आईजा 700 रिवाइज में। फिर बता रहा हूं ये आईजा, ये हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। जिस तरह अकाउंटिंग में वी हैव आईएफआरएस एंड वी हैव आईएस, इन ऑडिटिंग वी हैव आईजा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। जो भी पढ़ा रहा हूं, जो भी समझा रहा हूं, वो इसके रेफरेंस से बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जो जहां जहां आईजा का रेफरेंस आ रहा है, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपको पढ़ते पढ़ते खुद ही याद हो जाएगा, अच्छी बात है। ऑडिट रिपोर्ट एक कागज का टुकड़ा है जो हम ऑडिट खत्म करने के बाद, जब मैं कोई बात बहुत ही स्लो बताऊं ना, इसका मतलब है मैं कोई बहुत ही अहम बात बता रहा हूं और मैं रिवाइज भी करा रहा हूं, तो अब मैं बहुत स्लो बात कर रहा हूं, हजरात फोकस करेंगे। ऑडिट खत्म होने के बाद जब हमने तमाम प्रोसीजर कवर कर लिए, तो अब मैं शेयर होल्डर्स को एज पर द फॉर्मेट गिवन टू मी इन द स्टैंडर्ड्स और लोकल लॉ, वट एवर द केसेस, मैं उनको एक कंक्लूजन देने जा रहा हूं, जुमला रिफ्रेश कर रहा हूं, मैं उनको एक ओपिनियन देने जा रहा हूं, जिसमें मैं उनसे ये कह रहा हूं कि हमने ऑडिट किया, हमने ऑडिट प्रोसीजर किए, हमने सपोर्ट देखी, हमने एविडेंस लिया और हम ये कंक्लूजन देने जा रहे हैं कि अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये जो मैंने दिया है इसको कहते हैं ऑडिट ओपिनियन। क्या कहते हैं इसको मेरा बच्चा? ठीक है। अगली क्लास में, आज नहीं, लेक्चर नंबर 7 में बताऊंगा। इस ओपिनियन के अंदर एक अश्योरेंस है। क्या कहा? रिपीट करो। इस ओपिनियन के अंदर एक अश्योरेंस है। अश्योरेंस की जो टाइप है वो रीजनेबल है, तो इसको रखते हैं अगली क्लास के लिए। फिलहाल क्या बताएगा, हम क्या दे रहे हैं? ऑडिट। इस ओपिनियन के अंदर हम जो दे रहे हैं उसको कहो अश्योरेंस, कहो अश्योरेंस। ये अगली क्लास में आएगा। फिलहाल हम यहां का ब्रेक लगा देंगे इसको, ठीक है। अब ये रिपोर्ट कैसी होती है, एक सवाल है। रिपोर्ट में कितनी हेडिंग्स आती हैं, एक सवाल है। क्या इस रिपोर्ट में हम अपनी जिम्मेदारियां बताते हैं? क्या हम जिस चीज के जिम्मेदार नहीं है, क्या हम वो बताते हैं? क्या इसमें मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आती है? जरा सोचें एक मिनट के लिए। आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपने पैसा लगाया हुआ है, मुझे बताएं, और आपने मुझे ऑडिट पे ऑन बोर्ड लिया हुआ है, और मैं आपसे ऑडिट खत्म होने के बाद ले रहा हूं 1 करोड़ रुपए। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए? 5 सेकंड 10 सेकंड लगाएं जरा। व्हाट डू यू थिंक शुड बी इन द रिपोर्ट? सोचें, इंडिविजुअली सोचें, थिंक अबाउट इट। रिपोर्ट में क्या होना चाहिए भाई? कुछ आ रहा है जहन में? कोई एक जुमला जहन में आ रहा होगा ना? आज छठा लेक्चर है, बहुत सारी बातें हमने कर ली आपसे, ठीक है। और बताएं जी। मरियम, कोई एक आध पॉइंट फेंको, कोई एक आध पॉइंट तो बात करो, कोई एक आध जुमला तो कहा करो जी। अच्छा, और बताएं जी। ठीक है जी, और ठीक है, गुड, शाबाश, पार्टिसिपेट किया आपने। अब जरा नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 13। हजरात जो बच्चे एलएमएस में देख रहे हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिपोर्ट। मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं कि आज हम रिपोर्ट का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, आज मैं रिपोर्ट का इंट्रो दे रहा हूं, मैं ट्रेलर दिखा रहा हूं, ताकि तमाम कॉन्सेप्ट अब तक जो कुछ पढ़े हैं वो सारे हम कर रहे हैं कंसोलिडेट, ठीक है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगले पेज पे देखें जी, क्या बना हुआ पूरी क्लास, क्या लिखा हुआ बेटा? बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया। स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट। सर ये रिपोर्ट कहां दी हुई है? ये रिपोर्ट सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। ये रिपोर्ट है एज पर आईजा
100 रिवाइज, ठीक है जी। आगे जाकर बताऊंगा कि वी हैव टू कवर मोर स्टैंडर्ड, ठीक है, तो फिर आप एग्जाम का सॉल्व कर सकते हैं जी। हेडिंग आ रही है हमारे पास स्टैंडर्ड रिपोर्ट, उसके बाद लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर आईजा 700 रिवाइज, फिर लिखा हुआ है टू शेयर होल्डर्स। जी, रिपोर्ट किसको एड्रेस करते हैं हम? नॉर्मल हालात में 99% केसेस में रिपोर्ट किसको एड्रेस करते हैं आप? हो सकता है कोई एक आध % एक्सेप्शनल हो, जहां एक एनजीओ है या नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो वहां पर हम एड्रेस कर सकते हैं ट्रस्टीज को या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम किसको एड्रेस कर रहे होते हैं? शेयर होल्डर्स को, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप गौर करें, अब आप पेन पेंसिल हाथ में पकड़ लें और जिनके पास अगर हाइलाइटर तो वो भी निकालने जरा। अब आप थोड़ा सा ना गौर और तलब वाला काम करेंगे मेरे साथ, ठीक है, बहुत ही सुकून से चलेंगे हम। एक हेडिंग आ रही है, इस पे लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आ रहा है? ये समझो कि एक हेडिंग है, मेन हेडिंग है, इसको हाईलाइट कर लें या इसको सर्कल कर लें, कुछ भी कर लें इसको, या नंबर 1 डाल लें इसको, ठीक है, शाबाश। अब अगर गौर से देखो, इसके अंदर मजीद हेडिंग्स आ रही हैं। इसमें हेडिंग आ रही है ओपिनियन, साथ दो मेरा, कहो हाँ आ रही है। इसमें 2 पैराग्राफ हैं, एक पहला पैराग्राफ और एक सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है। साकिब भाई आप पहला पैराग्राफ पढ़ें, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा, एक फ्लो में चलते हैं। स्टार्ट। We have audited the financial statements of ABC company, which comprise the statement of financial position as at December 31st, 2011, and the statement of comprehensive income, statement of changes in equity, and the statement of cash flow for the year then ended, and the notes to the financial statement, including a summary of a significant accounting policies. ठीक है, क्या समझ आया? बता रहे हैं कि कंपनी ऑडिट जिसका किया उसका नाम क्या, और हमने किस बैलेंस शीट डेट पर ऑडिट किया है, और हमने किन किन चीजों को ऑडिट किया है। तो मैंने क्या बताया था लेक्चर 1 में कि वी आर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द अकाउंट्स टेकन एज अ होल, ठीक है। साकिब सेकंड पैरा पढ़। In our opinion, the accompanying financial statement present fairly in all material respects or give a true and fair rate. रुक जाओ, दोबारा पढ़ो। इन आवर ओपिनियन, In our opinion, the accompanying financial statement present fairly in all material respects or give a true and fair. रुक जाओ, या तो ट्रू एंड फेयर व्यू कहें, या आप कहें अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, या कहें प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। ये एक ही बात है, रिपीट। In our एक मिनट होल्ड। मैं कह रहा हूं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या मैं कह रहा हूं अकाउंट्स आर प्रेजेंटिंग फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। ये एक ही बात है, बोथ आर इक्वल इन टर्म्स। मैं प्रेजेंट फेयरली कहूं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, या मैं कहूं गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये दोनों एक बात है। सर हम प्रैक्टिकली कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हम यूज करते हैं गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। आगे चलो। In our opinion, the accompanying financial statement present fairly in all material respects or give a true and fair view of financial position of the company as at December 31st, 2011, and of its financial performance and its cash flow for the year then ended in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS). ठीक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग क्या आ रही है जी? माइक पे पढ़ें, क्या आ रहा है? This is for opinion paragraph. ये जो हमने अभी ओपिनियन पढ़ा, इसकी बेसिस क्या है? ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपना ओपिनियन दे रहे हैं, इसकी बेसिस क्या है? जरा पढ़ें। अभी देखें कुछ बातें इसमें समझ नहीं आएंगी क्योंकि अभी कहानी बाकी है, सिर्फ मैं एक ट्रेलर दिखा रहा हूं आपको, जरा पढ़ें। We conducted our audit. वी, ये वी कौन है? हम कौन? किससे कह रहे हो? हम किससे कह रहे हैं? अब पढ़ें जी। वी We conducted our audit in accordance with international standards on auditing. वी कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईजा। हम स्कोप बता रहे हैं अपना, आगे चलो। Our responsibilities under those standards are further described in the auditor's responsibilities for the audit of the financial statement section of our report. कह रहे हैं आगे जो हमारी जिम्मेदारी है वो आगे मजीद सेक्शन में आ रही है, आगे पढ़ेंगे। फिर We are independent. इंडिपेंडेंट, पहली क्लास में बताया था, हमारा कंपनी से कोई ताल्लुक, कोई स्टेक, वो सारी जो बेसिक चीजें पढ़ी थी ना, सारी सामने आ रही हैं आज जी। वी आर इंडिपेंडेंट। We are independent of the company in accordance with the code of ethics for professional accountants, ISBA code. ISBA कोड बताऊंगा क्या होता है, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट। आगे पढ़ेंगे टुगेदर। Together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statement, and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with the requirements. We believe that the audit. एक मिनट, ये जुमला आराम से पढ़ें। वी बिलीव, वी कौन? हम कौन? एक्सटर्नल। पढ़ो, शाबाश। We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. हाँ,
वी बिलीव कि हमने जो एविडेंस लिया है वो सफिशिएंट भी है और वो अप्रोप्रिएट भी है। जहां लिखा हुआ है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, इस पे लिख दें रेफरेंस आइजा 500, बताऊंगा अगले हफ्ते आ रहा होगा आइजा 500। जहां लिखा हुआ है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, वहां पे सिर्फ ब्रैकेट में लिख दें आइजा 500, बस ये लिख के छोड़ दें। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट हेडिंग क्या आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आ रही है की ऑडिट मैटर। ये आज हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है, इसको स्किप करें, आगे चलें। नेक्स्ट हेडिंग भी है शाबाश। फिर क्या आ रहा है? अदर इंफॉर्मेशन, इसको भी छोड़ दो, आगे चलो। नेक्स्ट हेडिंग पे आओ। जी हाँ, जोर से पढ़ो। Responsibilities of management and those charged with government for financial statement. हाँ, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ो। Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statement. रुक जाओ, हेडिंग पढ़ के क्या लग रहा है, क्या होगा इसके अंदर? शेयर होल्डर को क्या बताने जा रहे हो कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? अच्छा, अगर ये ना बताएं तो सर हो सकता है कुछ शेयर होल्डर कंफ्यूज हो जाएं और वो ये समझेंगे कि ये जिम्मेदारी भी हमारी है। हम कौन? इसका मतलब है कि मैं क्लैरिफिकेशन के लिए या एक्सपेक्टेशन गैप कम करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं ये बातें रिपोर्ट में मेंशन करके क्लैरिफाई कर रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो। पढ़ो साकिब, पैराग्राफ पढ़ो। Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRS and for such internal control. and for such internal control। आगे वर्ड। अब मुझे बताएं मैं ये रिपोर्ट कैसे पढ़ाऊं बगैर वो बेसिक टर्म्स क्लियर किए हुए। अच्छा, गौर करना है कि मैनेजमेंट के एम्बिट में क्या क्या आ रहा है। दोबारा पढ़ें। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल, Management is responsible for the preparation and fair presentation of financial statements in accordance with IFRS and for such internal controls as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement. that are free from 3 एग्जांपल्स, या तो पॉलिसी का मसला या ट्रीटमेंट का मसला या दोबारा एमएम में 3 बातें थी, या तो पॉलिसी का मसला, ट्रीटमेंट का मसला या डिस्क्लोजर का मसला। याद आ रहा है? कुछ पढ़ा था हमने, सारी बातें सामने आ रही हैं। वेदर ड्यू टू फ्रॉड, और या तो फ्रॉड के रास्ते या, ठीक है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ के छोड़ देंगे, अभी नहीं समझा रहा, पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ। In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern, disclosing as applicable matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the company or to cease operations or has no realistic alternatives but to do so. ठीक है। Those charged with governance are responsible for overseeing the company's financial reporting process. ये जो पैराग्राफ अभी आपने पढ़ा है इस पर एक डैश बना हुआ है, उस डैश पे लिखें टू बी डिस्कस्ड इन आइजा 570 गोइंग कंसर्न। अभी इसको स्किप कर रहा हूं मैं, ठीक है, अभी मैं समझाने बैठूंगा तो बात कहीं और चली जाएगी। डैश में लिख दें टू बी डिस्कस्ड इन आइजा 570 गोइंग कंसर्न। ठीक हो गई बात? अब जो अगली हेडिंग है ना भाई, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, सारी कहानी उसमें छुपी हुई है। हेडिंग पढ़ें जी, क्या है? Auditor's responsibilities for the audit of the financial. हाँ, यहां पर क्या बता रहे होंगे हम? यहां पर हम बता रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अब है असल, यहां मार्क कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश, पढ़ना शुरू करें जी। Our objectives are to obtain reasonable assurance. रीजनेबल अश्योरेंस, कौन सा अश्योरेंस? इसको अंडरलाइन करें, और अगले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 7 होगा उसमें आ जाएगा कि रीजनेबल क्या होता है। ठीक है, कुछ बात बहरहाल पहले भी हमने की है इसके ऊपर जी। दोबारा पढ़ें। आवर ऑब्जेक्टिव्स, आवर कौन है जी? पढ़ें। Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error. Whether due to fraud और आगे चलो, and to issue an auditor's report that includes our opinion. That includes our opinion. अब एक एक जुमला समझ आ रहा है? ये समझेंगे सारे पजल को ना आज हम सॉल्व कर रहे हैं। एक वर्ड वहां पढ़ा, एक वर्ड वहां पढ़ा, एक वर्ड उधर, अब सारे वर्ड में कहां ला रहा हूं? एक फ्रेम में लेके आ रहा हूं, और फ्रेम में क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। आगे चलो। Reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not but is not a reasonable assurance। कोई गारंटी नहीं है किस चीज की? that an audit conducted in accordance with ISOs will always detect a material misstatement when it exists. हमने इस बात की गारंटी नहीं दी कि तमाम गलतियां पकड़ में आ जाएंगी। हमने इस बात की गारंटी नहीं दी है
कि हमारे ऑडिट के बाद अकाउंट्स में कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं बचेगी, होंगी। हम तो ऑडिट कर ही सैंपल बेस पर आए। प्रोविजंस के होने का रिस्क है, इनहेरेंट लिमिटेशन याद आ रहा है, रिस्क ऑफ फ्रॉड भी है। लिहाजा हमने रिपोर्ट में शेयर होल्डर को क्लियर कर दिया है कि भाई हमारा ओपिनियन कोई गारंटी शारंटी नहीं। आगे चलो। अच्छा थोड़ा और स्लो पढ़ना सके, और रीडिंग स्लो करो जी। Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if individually or in the aggregate they could reasonably be expected. रुक जाओ। मिसस्टेटमेंट्स, गलतियां जो कि फ्रॉड की वजह से भी हो सकती हैं और एरर की वजह से भी हो सकती हैं, वो गलतियां मटेरियल हो सकती हैं, चाहे कोई एक गलती हो या एग्रीगेट में हो सकता है कि एक गलती भी मटेरियल हो और हो सकता है 6 गलतियां कंबाइन करके क्या बन जाए, मटेरियल। सर ये मटेरियल का कॉन्सेप्ट कहां आएगा? ऊपर लिखो आइजा 320। ऑडिट की दुनिया खुल रही है और ऑडिट के छींटे आप पर पड़ रहे हैं, हल्के हल्के से गीले हो गए हैं जब। ठीक है जी, ये जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ये आइजा 700 है, एविडेंस आइजा 500, मटेरियल क्या है आइजा 320 जो हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे होंगे। दोबारा पढ़ेंगे। मिसस्टेटमेंट्स कैन अराइज Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if individually or in the aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decision of the users taken on the basis of these financial statements. ठीक हो गया, आगे चलो। As a part of an audit in accordance with ISOs, we एक्सरसाइज क्या professional judgment. आ गया भैया, अब समझ आ रहा है वर्ड क्यों पढ़ा था, रिपोर्ट में लिख रहे हैं आप। आज बहुत सारी बातें ना क्लेरिफाई होगा। अच्छा यूं पढ़ा था हमने, हम रिपोर्ट में कह रहे हैं कि हमने ऑडिट में क्या एक्सरसाइज किया, प्रोफेशनल जजमेंट एंड वी मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट और एट द। अब अकल में आ रहा है कि क्या चल रहा था? दोबारा पढ़े सरकार। As part of an audit in accordance with ISOs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. अच्छा अब आ रहा है वी ऑल्सो, और उसके बाद नीचे 5 पॉइंट दिए, मैं चेक करो 1 2 3 4 5। आज हम पढ़ रहे हैं 1 और 2, आज हम 3 और 4 और 5 नहीं पढ़ रहे। पूछो क्यों? जब हम ऑडिट रिपोर्ट एज अ सेपरेट टॉपिक कवर करेंगे तो फिर बताऊंगा, आज नहीं बता रहा। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉइंट नंबर 1। इस वक्त पॉइंट नंबर 1 और 2 तुम्हारे समझने के लिए बहुत काफी हो जाएगा। साकिब आपने करना ये कि आपने हर पॉइंट को ऊपर से लिंक करना है, जैसे वी ऑल्सो करके। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, वी ऑल्सो। We also identify. वी कौन है? किससे कह रहे हो? हाँ तो कहो ना, कहो। We also identify and assess the risk of material misstatement of financial statement, whether एक मिनट, हम ये कह रहे हैं कि हमने आइडेंटिफाई किया और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों के होने के रिस्क को असेस किया, वेदर ड्यू टू फ्रॉड, चाहे वो गलतियां फ्रॉड के रास्ते हो या फिर हमने क्या किया, डिजाइन एंड परफॉर्म प्रोसीजर, फिर हमने प्रोसीजर किए। याद आ रहा है जो किया वो प्रोसीजर, मैं तर्जुमा कर रहा हूं उर्दू में। फिर हमने प्रोसीजर किए ताकि वो जो रिस्की एरियाज हैं हम उनको रिस्पॉन्स कर सकें, एंड ऑब्टेन एविडेंस, ताकि एविडेंस ले सके जो कि सफिशिएंट भी हो और अप्रोप्रिएट भी हो, ताकि हम ओपिनियन दे सकें। ऑडिट में 4 चीजें, जो किया वो प्रोसीजर, जो देखा वो सपोर्ट, जो मिला और जो एंड में दे रहे हैं ऑडिट। अब वो समझ आएगी बात। तमाम बच्चे ये पैरा खुद से दोबारा पढ़े जो अब तक साकिब ने पढ़ा है, वी ऑल्सो वाला। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई खुद से पढ़े, 3 लाइनें, शाबाश जी। आ रहा समझ? अब आगे बढ़ते हैं जी। अब एक और बड़ी अहम बात करते हैं, रिस्क ऑफ। जी आगे पढ़ें। the risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher. हाँ, अगर अकाउंट्स में कहीं फ्रॉड है तो हम शायद फ्रॉड से होने वाली गलती शायद ना पकड़ पाए। क्यों? As fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentation, or the override of internal. जी मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than one resulting from error. जो गलतियां एरर से हो रही हैं उनको पकड़ना आसान है, जो गलतियां फ्रॉड की वजह से हो रही हैं उनको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि फ्रॉड करने वाले ने फ्रॉड सामने नहीं रखा होगा, छुपाया होगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉड में इन्वॉल्व कल्यूजन, फ्रॉजरी, इंटेंशनल ओमिशन, मिसरिप्रेजेंटेशन और द ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ये सब फ्रॉड की बहनें हैं, ये फ्रॉड के सिबलिंग्स हैं, यूं कह लें आप। ये सारे फ्रॉड की बिरादरी है। कल्यूजन, मिसरिप्रेजेंटेशन, इंटेंशनल ओमिशन, फ्रॉजरी या ओवरराइड करना जानबूझ के। ये आगे डिस्कस करेंगे, लिख दो आइजा 240। समझ आ रहा है?
ऑडिट खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ऑडिट का क्या करते हैं, पन्ने पन्ने बोलते हैं, पन्ने खुल रहे हैं, ठीक है जी। बात अब ये पूरा पैरा आपने फ्लो में पढ़ना है, ठीक है। आगे चले। नंबर 2, वी ऑल्सो ऑब्टेन We also obtain an understanding of internal control. आगे इंटरनल कंट्रोल। सर आज ही कवर किया है इंटरनल कंट्रोल, क्या कह रहा है जरा मुझे पूरी क्लास से बताइए, हेडिंग कौन सी चल रही है, हेडिंग कौन सी है पूरी क्लास जो आप कहें, क्या कौन सी हेडिंग है, ऑडिटर्स। इसमें हम शेयर होल्डर को क्या बता रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारियां, ताकि वो ये ना समझे कि अच्छा ये आपकी जिम्मेदारी में शामिल है, जबकि वो चीज हमारी जिम्मेदारी का पार्ट। तो एक तरह से मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, एक तरह से मैं जो कम्युनिकेशन या एक्सपेक्टेशन गैप है वो क्या कर रहा हूं। आप ये समझे थे कि ये होगा, जबकि मैं ये समझा आप तो ये करेंगे। ये आप कुछ समझ रहे हैं और मैं कुछ समझ रहा हूं, ये क्या है, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप, ठीक है। ये क्या पढ़ रहे हैं, ये कौन सा कागज पढ़ने की हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑडिट। ये वो 2.5-3 पेज है जो हम एंड में साइन करके किसको दे रहे हैं, शेयर होल्डर्स को। ये बात भी हमने पढ़ी थी। ये रिपोर्ट किसको एड्रेस कर रहे हैं आप, रिपोर्ट साइन कौन कर रहा है, एंगेजमेंट, जिसके लिए पूरी टीम आपने भेजी थी वहां पर, जो हम भूत याद आ रहा है हमको, जॉब इंचार्ज और सेमी सीनियर और सुपरवाइजर और जूनियर, याद आ रहा है। तो सारा कहानी वो चल रही है, ये कहानी का अंजाम है। ये कहानी का क्या पढ़ रहा है, अंजाम पढ़ रहा है। अंजाम क्या है, रिपोर्ट विच इज साइंड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। तो हम इस लेक्चर 6 में आज रिपोर्ट को एक ही लफ्ज को गौर से पढ़ रहे हैं, इंट्रो दे रहा हूं, तफसील बाकी है, ठीक है जी। वी ऑल्सो ऑब्टेन एन understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion. हाँ, हमने इंटरनल कंट्रोल पर कोई ओपिनियन, हम इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। हमने इंटरनल कंट्रोल पर कोई ओपिनियन, क्योंकि हमारे स्कोप में, हमारे ऑडिट के स्कोप में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट शामिल है। हम किसी और चीज के ऊपर, किसी और मैनेजमेंट रिपोर्ट के ऊपर या इंटरनल कंट्रोल के ऊपर हम कोई ओपिनियन देने नहीं आए। एज पर आइजा हमारे स्कोप में सिर्फ क्या शामिल है, वी ओनली एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल। लेकिन अभी कुछ देर पहले आज ही बताया था कि काम ज्यादा करें या काम कम करें, सैंपल साइज को असेस करने के लिए, सैंपल साइज को डिटरमिन करने के लिए हमें इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग तो लेनी पड़ेगी। वही तो कह रहे हैं, इसमें मुश्किल क्या चीज है, दोबारा पढ़ें। We also obtain an understanding of internal control relevant to the auditing in order to design audit procedures that are appropriate in the हाँ, प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए कंट्रोल की जानकारी जरूरी है, बट not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company's internal control. हाँ, अगर ये जुमला नहीं लिखोगे तो शेयर होल्डर क्या समझेंगे, अच्छा आपने कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग भी ली है और आपने उस पर ओपिनियन भी दिया, जबकि हमने कोई उस पर ओपिनियन हम कैसे दे सकते हैं। 1.5-2 महीने 2.5 महीने के ऑडिट के आखिर में हम ओपिनियन कैसे दे सकते, जबकि हमने इंटरनल कंट्रोल्स पर कोई काम किया ही नहीं है। वो तो हमने एज पार्ट ऑफ ऑडिट किया जो भी किया है, लिहाजा हमारा जो ओपिनियन है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली ऑन दी अकाउंट्स। हमने इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली है, बट हमने उस पर कोई अलग से ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया। ये हमने 2 पॉइंट कवर किए, 3 छोड़ दें, 4 छोड़ दें, 5 छोड़ दें। उसके बाद आपके पास 3 पैराग्राफ आ रहे, चेक करो। जो फर्स्ट पैराग्राफ है लिखा हुआ वी कम्युनिकेट, उसके बाद आ रहा वी ऑल्सो प्रोवाइड, फिर आ रहा फ्रॉम द मैटर, आ रही है, ठीक है। तीनों पैराग्राफ छोड़ दें फिलहाल, अभी नहीं पढ़ना आपने। फिर उसके बाद एक और हेडिंग आ रही है, उस हेडिंग पे लिखा हुआ रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इसको भी छोड़ दें फिलहाल। 2.5 लाइन दिया हुआ है, आगे है 4 हेडिंग, चारों बातें काम की हैं। लिखा हुआ नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, क्या मतलब है, सिंपल है, उस पार्टनर का नाम आ जाएगा जिसने ऑडिट की जिम्मेदारी ली है। अगर मैं ईवाई में हूं और अगर वो एंगेजमेंट पार्टनर मैं हूं, तो नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर में नाम आ जाएगा साजिद कपाड़ी आएगा, क्योंकि उस पूरे ऑडिट का जिम्मेदार कौन था, मैं था, ठीक है जी। सिग्नेचर इन द नेम ऑफ द फर्म, द पर्सनल नेम ऑफ द ऑडिटर और बोथ एज अप्रोप्रिएट। मैं ईवाई में होता हूं और ईवाई में 20 ऑडिट पार्टनर्स हैं, जिनमें से एक साजिद कपाड़ी हैं। अब साजिद रिपोर्ट साइन करें, जावेद करें, बशीर करें, साकिब करें, महरीन करें, आसमा करें, रिमशा करें, जो भी रिपोर्ट साइन करेगा, द रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म अर्न्स्ट एंड यंग।
मैंने अपनी फर्म खोल ली, मेरी फर्म का नाम है साजिद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, साजिद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब फर्म मेरे नाम की है, पार्टनर भी मैं हूं और फर्म का नाम भी यही है, ऐसा ही है। इसका मतलब है अब क्या होगा, अब एंगेजमेंट पार्टनर में भी मेरा नाम आ रहा है और नीचे जो फर्म का दस्तखत है उसमें भी मेरा नाम आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं द रिपोर्ट, रिपीट कर, द रिपोर्ट कैन बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म और द पर्सनल नेम ऑफ द पार्टनर एज द केस में बी। सिग्नेचर इन द नेम ऑफ द फर्म, द पर्सनल नेम ऑफ द ऑडिटर और बोथ एज अप्रोप्रिएट। फिर आखिर में आ रहा है ऑडिटर्स एड्रेस, EY कराची, EY लाहौर, EY इस्लामाबाद। यहां पर उस दफ्तर का एड्रेस आता है जिसने वो जिम्मेदारी ली है। हमारे पास जो ब्रांडेड फर्म्स हैं, बिग 4 और बिग 3 हैं, उनके दफातर जो है वो डिफरेंट शहरों में है। EY, KPMG, even Yusuf Adil and AFF, they have their offices in Karachi, Lahore and Islamabad। अब एक क्लाइंट लाहौर का था तो वहां पर आएगा ENY लाहौर ऑफिस। AFF ने क्लाइंट किया है लेट्स से इस्लामाबाद का, तो साइन आएगा अर्न्स्ट एंड यंग अपना AFF या AF फर्गूसन इस्लामाबाद, ताकि शेयर होल्डर को पता चले कि इस ऑडिट की जिम्मेदारी आपके किस दफ्तर ने ली है। वी डोंट राइट द फुल एड्रेस, ओनली कराची, ओनली लाहौर, ओनली इस्लामाबाद। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। फिर आखिर में क्या आ रहा है, डेट ऑफ, ये कौन सी डेट है, ये कौन सी डेट है, ये वो डेट है जिस दिन ऑडिट पार्टनर ने, एंगेजमेंट पार्टनर ने रिपोर्ट साइन की। अब जरा इस लेक्चर को लिंक करें आप उस ऑडिट साइकिल से, तो बात समझ आनी चाहिए। जिस तरह मैं लेके चला हूं, एक एक पजल का पीस अपनी जगह पे आगे लग रहा है। मैंने कहा सुन लो, आखिरी 2 मिनट पर हम ऑफ करते हैं क्लास, आज का लेक्चर ऑफ करते हैं। ऑडिट स्टार्ट हुआ बैलेंस शीट डेट के बाद, 10 तारीख को ऑडिट टीम गई, ये जॉब इंचार्ज बैठी हुई तुम्हारा सीनियर, ठीक है, और ये 2 सेमी सीनियर और वो जूनियर। एग्जांपल 1 2 3 4 5 बंदों की टीम गई है, ठीक है। अब 3 सेमी सीनियर हैं, 2 हैं, हमारा झगड़ा ये नहीं है। हमारा झगड़ा है टीम मस्ट हैव अ गुड मिक्स ऑफ बोथ सीनियर्स एंड सेमी सीनियर एंड जूनियर। हालांकि बात हो चुकी है कि जरूरी नहीं है कि ये कॉम्बो, बहुत मर्तबा सिर्फ जूनियर चले जाते हैं और बहुत मर्तबा सिर्फ सीनियर होते हैं, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए, जॉब टू जॉब वेरी करता है। एक ऐसी जॉब को हमने देखी EY के अंदर जहां 2 सीनियर गए हैं, वहां काम छोटे लेवल का था ही नहीं, और एक ऐसी जॉब भी हमने देखी जहां 2 जूनियर चले गए, ठीक है। बाहर ये डिस्कशन नहीं हो रहा, हम एक एग्जांपल बना रहे हैं आपको। एग्जांपल ये है, ये ऑडिट टीम गई, ऑडिट शुरू हुआ 10 तारीख को। कब स्टार्ट हुआ, 1.5 महीने में ऑडिट खत्म हो गया। इस जॉब इंचार्ज के काम को रिव्यू करने के लिए वी हैड असिस्टेंट मैनेजर, और असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर एक था सीनियर मैनेजर और एक था ऑडिट पार्टनर। ये पूरी जॉब तकरीबन चली लेट से 45 दिन या 50 दिन। 40 दिन बाद मुझे मैनेजर ने कहा जी हम दोनों ने जॉब रिव्यू कर ली, ये असिस्टेंट मैनेजर, ये सीनियर मैनेजर, सर अब आप देख लें। अब जब सारा काम हो चुका था, ऑडिट पार्टनर विल क्विकली रिव्यू द फाइल कि मेरी टीम ने क्या काम किया हुआ है, ठीक है ना। ये मैं बहुत ही आपको समराइज बता रहा हूं। 6 बॉक्स फाइलें बनी हुई हैं, P&L के हेड्स हैं, बैलेंस शीट के हेड्स हैं, जो जो आपने काम किया उसको बहुत ही क्विकली मैं अपने मैनेजर्स के साथ बैठ के रिव्यू कर लूंगा। वंस आई एम सेटिस्फाइड कि मेरी टीम ने काम जबरदस्त किया है और हमने तमाम ऑडिट प्रोसीजर कर लिए हैं, हमने सैंपल बेस पे चीजों को, P&L बैलेंस शीट को वेरीफाई कर लिया है, नाउ आई एम इन अ पोजीशन कि मैं अब रिपोर्ट साइन कर सकता हूं। और अज्यूम कर रहे हैं कि मैं दे रहा हूं ट्रू एंड फेयर व्यू, जिसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्या बोलते हैं, ये जो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, क्या ये जो हम ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, ये कहलाता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्या कहलाता है ये, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। अब मैंने रिपोर्ट साइन कर दी जिसमें लिखा हुआ ऊपर अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, और मैंने रिपोर्ट पर सिग्नेचर कर दिया। वंस अगेन द रिपोर्ट कैन बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म अर्न्स्ट एंड यंग, KPMG, AF फर्गूसन एंड को, रहमान सरफराज एंड को, और इट मे बी साइंड इन द पर्सनल नेम ऑफ द पार्टनर एज द केस मे बी। तो जिस दिन मैंने वो रिपोर्ट साइन की है वो डेट है मिसाल के तौर पे 16 फरवरी, क्योंकि मैं 14 फेब को जरा बिजी था, ठीक है। तो मैंने रिपोर्ट साइन की कब, 16 फरवरी। तो जो 16 फरवरी डेट है वो कहलाएगी डेट ऑफ रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड DOR, कॉल्ड व्हाट, डेट ऑफ रिपोर्ट। हजरत ये हमने आज लेक्चर नंबर 6 में रिपोर्ट भी देख ली। अगर हम गौर से देखें तो एक सफा ये, अगर मैं उल्टा चलूं, एक सफा ये, दूसरा और तीसरा और ये चौथा,
ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट जो हमने पढ़ा, ये क्या है? ये है ऑडिट रिपोर्ट, ये है वो असल कागज, ये है वो एक्चुअल में ऑडिट का डिलीवरेबल जिसके लिए ये सारा ऑडिट हुआ और जिसके लिए हम ये पूरा बैच कंडक्ट कर रहे हैं और जिसके लिए हमने पूरी महफिल सजाई हुई है। हम A to Z समझने जा रहे हैं और ये उसका Z है। ये है ऑडिट रिपोर्ट, इसको कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड में हम कहते हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। यहीं से मैं अगले लेक्चर नंबर 7 का आगाज करूंगा और अगला जो हमारा जो सेशन होगा उसमें बताऊंगा कि मैनेजमेंट लेटर क्या होता है। हम उसमें डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी और हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। हम कवर करेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट और उसके बाद हमारी बेसिक मुकम्मल हो जाएगी और हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस बैच का जो पहला टॉपिक है, दैट इज आईजा 500 बाय द नेम ऑफ ऑडिट एविडेंस। जो कुछ अब तक किया है उसको रिवाइज करें एंड विल मूव फॉरवर्ड।